आने वाला हूँ कौन से, तो शतरंज के खिलाड़ी के बारे में आज हम लोग जानने हैं कि शतरंज के खिलाड़ी कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो आज इसी की कहानी को हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जाकर पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन आप मेरी वीडियो को देखें। तो अगर मैं कोई भी नई वीडियो लाऊंगा तो बिना सब्सक्राइब किए तो आपके तक पहुँचेगा नहीं, तो वो तो इधर उधर रह जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देन हमारी वीडियो को देखें आके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी को हम लोग चेस प्लेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो चेस प्लेयर्स। मैं आपको खुद बता देना चाहूँगा, मुझे भी चेस नहीं आता खेलने के लिए। मैं लूडो जानता खेलने, हल्का फुल्का क्रिकेट भी जानता हूँ खेलने के लिए, मतलब है इधर उधर जानता हूँ खेलने। बट मैं आज तक चेस नहीं खेला हूँ। देखा हूँ चेस खेलते हुए, देखा हूँ लोगों को, बट मुझे चेस नहीं आता है। मैं आपके बारे में बताती हूँ, जो चीज़ नहीं जानता हूँ उसमें हार मिलाने से कोई फायदा है नहीं। नहीं जानता हूँ तो बस नहीं जानता हूँ, कहानी खत्म। तो चलिए, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि शतरंज के खिलाड़ी क्या होते हैं। एक युवक ने किसी मठ के महंत से कहा कि मैं साध्वी बनना चाहता हूँ, लेकिन एक समस्या ये है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। केवल एक चीज़ है, वो है शतरंज, लेकिन शतरंज से मुक्ति तो नहीं मिलती। और एक दूसरी बात तो मैं जानता हूँ कि ये किसी भी प्रकार के आमोद प्रमोद के साधन जो हैं पाप हैं। इन दानों बातों के अलावा मुझे कोई अधिक ज्ञान नहीं है। इस पर महंत ने उस युवक से कहा, हाँ वे पाप तो हैं, लेकिन उनसे भी मन भी बहलता है, और क्या पता उस मठ को उनसे भी कोई लाभ पहुँचे। महंत ने शतरंज की एक ऐसी बरसात बिछाई। एक मिनट रुकिए दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड, थोड़ा एक सेकंड प्लीज़, एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे? तो इस पर महंत ने उस युवक से कहा, हाँ वे पाप हैं तो हैं, देखिए उनसे भी मन भी बहलता है, फिर क्या पता उस मठ को उनसे कोई लाभ पहुँचे। मंथ ने शतरंज की एक ऐसी बिसात बिछाई और युवक को शतरंज की एक बाजी खेलने के लिए कहा। सब खेल शुरू होने वाला था। महंत ने उस युवक को कहा कि देखो, हम शतरंज की एक बाजी खेलेंगे और अगर मैं हार गया तो इस मठ को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, या तुम मेरा स्थान ले लोगे। युवक ने देखा महंत वास्तव में गंभीर था, तो युवक के लिए अब ये बाजी जिंदगी और मौत का सवाल बन गई थी, क्योंकि वो मठ में रहना चाहता था। इसलिए उससे ये था कि मैं हार न जाऊं। युवक के माथे से दबाव साफ जाहिर हो रहा था और उसके माथे से पसीना भी चू रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए अब ये शतरंज का बोर्ड पृथ्वी की धूरी की तरह हो गया था। महंत ने खराब मतलब महंत ने खराब शुरुआत की। युवक ने कई कठोर चले चले युवक ने कई कठोर चाल चली, लेकिन उसने क्षण भर के लिए महंत के चेहरे को देखा, फिर जानबूझकर खराब खेलने लगा। अचानक ही महंत ने बिसात ठोकर मारकर जमीन पर गिरा दी। महंत ने कहा कि तुम्हें जितना सिखाया गया था तुम उससे कहीं ज़्यादा जानते हो। तुमने अपना पूरा ध्यान जीतने पर लगाया और अपने सपनों के लिए लड़ सकते हो। फिर तुम्हारे भीतर करुणा जाग उठी और तुमने भले कार्य के लिए त्याग करने का निश्चय कर लिया। महंत के जारी रखते हुए कहा, तुम्हारा इस मठ में स्वागत है, क्योंकि तुम जानते हो कि कैसे अनुशासन और करुणा में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, इसलिए तुम कर सकते हो। अब उसी में एक नई कहानी है। कैसे खोए हुए काले, कौवा जो होता है, क्रो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो नहीं रहुआ हिंदुस्तानी वाला CRO, क्रोमियम कौवा नहीं, CROW, क्रोमिस कौवा, ऐसे मजाक से बोल दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक ऋषि ने एक कौवे को अमृत की तलाश में भेजा, लेकिन कौवे को ये चेतावनी भी दी कि केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है, अन्यथा तुम इसका कुफल भोगोगे। कौवे ने हमारी हामी भर दी और उसके बाद सफ़ेद कौवे ने ऋषि से विदा ली। 1 साल के कठोर परिश्रम के बाद कौवे आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। वह इसे पीने की लालसा रोक नहीं पाया और इसे पी लिया, जबकि ऋषि ने उसे कठोरता से उसे नहीं पीने के लिए पाबंद किया था। सो उसने ऐसा कर ऋषि को दिया अपना वचन तोड़ दिया। पीने के बाद उसे पछतावा हुआ और उसने वापिस आकर ऋषि को पूरी बात बताई, तो ऋषि ये सुनते ही आवेश में आ गए और कौवे को शाप दे दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की पवित्रता को नष्ट किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पंछियों में केवल तुम होंगे जो सबसे नफरत भरी नजरों से देखे जाएंगे। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी, और चूंकि अमृत का पान किया है इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, कोई भी बीमारी नहीं और तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर किया जाएगा।
तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने अपने कमंडल के काले पानी में उसे डुबो दिया। काले रंग का बन के कौवा उड़ गया। तभी से कौवा काले रंग के हो गए। हालांकि ये कहानियाँ लोक कथाओं के रूप में प्रचलित है, लेकिन फिर भी मैंने अक्सर कई लोगों को मान्यताओं में किसी एक के किए कर्मों की सजा उसकी पूरी जाति को भुगतनी पड़ी हो ऐसा देखा है। लेकिन मेरे विचार ये केवल काल्पनिक नहीं होंगे, क्योंकि आधुनिक युग की परिभाषा में जहाँ लोग तर्क करने की क्षमता रखते हैं, किसी भी धारणा का अंधा अनुकरण करने से पहले यह सब पहले के ज़माने में लोगों को कुछ शिक्षाओं को उनके मानसिक स्तर पर समझाने का प्रयास ही रहा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो समय का महत्व जाने। हमारे लाइफ में टाइम जो है बहुत वैल्यू रखता है। अगर सही बोला जाए किसी ने कि अगर टाइम को अगर अभी आप टाइम को नहीं मतलब टाइम को अगर आप समय नहीं दिए, तो समय भी आपको टाइम नहीं दे पाएगा कभी भी। तो जानेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय का क्या महत्व है। कहते हैं कि ज़िंदगी में अभिलाषाएं इच्छाएं बहुत हैं, किंतु इच्छाएं साकार करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, ऐसा सभी के विचार होते हैं। समय का अभाव जीवन के कई स्तर पर हम महसूस करते हैं तथा समय को पहचान नहीं पाते हैं। प्रायः जीवन के क्षण में कई बार हम समस्या को महसूस करते हैं। आप सभी को कुछ बिंदु के माध्यम से समय की पहचान करता हूँ, जिसके जरिए आप उस पल की याद कर पाएंगे जिस क्षण आपने समय को अपने पास से गुजरते हुए देखा, लेकिन आप उस समय का उपयोग नहीं कर सके। परिणाम, एक अंक कम आ जाने से छात्र को समय का महत्व पता चल जाता है और सोचता है कि काश अच्छी मेहनत कर ली होती तो आग में बढ़ जाता। यदि आप क्रिकेट देख रहे हैं, उसी समय नेट बंद हो जाए कुछ क्षण के लिए, तो कोहली का छक्का भी मिस हो सकता है। ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हो जाने से व्यक्ति को सेकेंड भी याद आ जाता है। छात्र के 1 मिनट लेट हो जाने से उसकी स्कूल भी बस से छूट जाती है। आपके 1 मिनट लेट हो जाने से थिएटर का हाउसफुल हो जाता है। उस क्षण आप सोचते हैं कि काश 1 मिनट पहले आता। परीक्षा के समय आप सोचते हैं कि काश 5 मिनट मिल जाए तो पूरा पेपर हो जाए। पेन उल्टी या ब्याज का भुगतान करने पर आपको एक दिन का भी महत्व पता चल जाता है। फसल के नष्ट हो जाने से किसान को एक सीजन का महत्व पता चलता है। सेंसेक्स के प्रति क्षण चेंज का कारण व्यक्ति का निर्णय परिवर्तित हो जाते हैं। खिलाड़ी के मिनी सेकंड ध्यान हटने से भी हार में परिवर्तित हो। जी हाँ, खिलाड़ी जो होते हैं जो खेलते हैं, उसका मिनी सेकंड भी बहुत मायने रखता है। मिनी सेकंड में खिलाड़ी का पासा पलट सकता है, या तो वो जीत सकता है या फिर हार सकता है। ऊपर दर्शाए गए बिंदु तो सिर्फ कुछ ही उदाहरण हैं जो कि जीवन उपहार स्वरूप आते जाते हैं, फिर भी व्यक्ति समय को सही तरीके से उपयोग नहीं करता एवं सदैव विचारों को श्रृंखला में सोचता रहता है कि ये कार्य या पढ़ाई बंद बाद में कर लेता हूँ। इसी प्रकार समय निरंतर अपनी गति से निकल जाता है और हम विचार ही करते रहते हैं। समय छात्र जीवन में एक चुनौती है, इसे स्वीकारना एवं उपयोग करना ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए छात्र कैसे महसूस करें अपने समय को, उनका बहुमूल्य क्षण कहाँ चला जाता है, इसके लिए मैं एक तालिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप तालिका को भर भर के अपने कीमती समय को जाने का आपकी कीमती समय बर्बाद हो रहा है। तालिका में आप देख लें कि 24 घंटे में से 7 घंटे सोए, 7 घंटे स्कूल, तो हो गई 14 घंटे। 2 घंटे कोचिंग चले गए, ठीक है। फिर 2 घंटे सेल्फ स्टडी, अपना स्टडी कर लिए। डेली डेली नीड में 2 घंटे लगे। दिन भर के 24 में से आपने जब तालिका भरी तब पाया कि आप सिर्फ 20 घंटे ही सही उपयोग कर पाए। वो 4 घंटे का सही उपयोग नहीं किया, जिसका हिसाब भी याद नहीं आ रहा है। सर्वप्रथम मैं छात्रों से निवेदन करता हूँ कि आप इस तालिका को भरें, फिर प्रत्येक सप्ताह आकलन करें कि एक सप्ताह में कितना समय बर्बाद हो रहा है। माना कि एक सप्ताह में कुल 25 घंटे बर्बाद हुए। यदि आप इसे सही उपयोग करते तो क्या कर सकते थे? ये प्रश्न अपने मन से पूछें और दृढ़ संकल्प करें कि नेक्स्ट सप्ताह से समय बर्बाद को कम करना है। इसी प्रकार छात्र अपने जीवन में समय पर कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक क्षण को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। एक कहानी है फिर, संतोष का धन। सेटिस्फाइड का जो धन होता है वो कैसा होता है।
कहा जाता है कि पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। 1 मिनट। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे, तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल भर ही है। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र से देखा, फिर बिना किसी जवाब के वो घर से चले दिए। शाम को वो जब वापस लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखी। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भद्रे, ये स्वादिष्ट साग जो है वो किसी चीज़ से बना है। मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से यह साग बनाया है। पंडित जी ने बड़ी निश्चितता के साथ कहा, अगर ये इमली के पत्ते का शौक इतना स्वादिष्ट होता है, फिर तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, किंतु पंडित ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गया और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गया तो राजा ने काफ़ी देर इधर-उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में था कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ लिया, आपको किसी चीज़ का कोई अभाव तो नहीं है ना? पंडित जी हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी है, जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर आमुख हुए और उनसे वही सवाल किया। तो पंडित जी की पत्नी जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहने न जा सकते, और पानी का मटका भी तनिक नहीं फूटा कि उसे पानी नहीं आ सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब तक हैं, मुझे किसी चीज़ का अभाव हो सकता है। और फिर सीमित साधनों में संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। राजा बड़ी श्रद्धा से उस देवी के सामने झुक गए। दोस्तों, हम लोग ABCDEFGH तो डेली लाइफ में करते ही हैं, तो क्या ABCD के बारे में हम लोग कुछ जानकारी है? आखिर ए ही कैपिटल में ए क्यों आया? क्योंकि और भी कोई शब्द तो आ सकता था, आखिर ABCD ऐसा ही क्यों आया? तो सुनते कहते हैं कि हम लोग जानेंगे ABCD रोचक जानकारी। क्या आप जानते हैं? सुनते हैं ABCD के बारे में आश्चर्यजनक जानकारियाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप नहीं जानते होंगे। ऐसी कुछ शानदार तथ्य, अमेजिंग फैक्ट्स इस पोस्ट में लिखे गए हैं। 1 से 99 तक की स्पेलिंग में कहीं भी ABCD का उपयोग नहीं होता। सही बात है। 1 से लेकर 99 तक में कहीं भी ABCD का उपयोग नहीं होता। डी का प्रयोग पहली बार 100 में होता है। किसमें होता है? तो डी का उपयोग पहली बार 100 में होता है। 1 से 999 तक की स्पेलिंग में कहीं भी ABC का उपयोग नहीं होता है। 1 से लेकर 999 तक की स्पेलिंग में कहीं भी ABC का उपयोग नहीं होता है। ए का उपयोग पहली बार 1000 में होता है। अब और वैसा ही ठीक है, 1 से लेकर 9999999 यानी कि 12 में तक की स्पेलिंग में कहीं भी BC का उपयोग नहीं होता है। BC का उपयोग पहली बार बिलियन में होता है। सी का प्रयोग इंग्लिश काउंटिंग में कहीं भी नहीं होता। हम लोग 4 मित्र की कहानियाँ सुनते हैं। कहते हैं कि एक गांव में 4 मित्र रहते थे। उसमें उनमें से 3 बहुत ही विद्वान थे, पर वे व्यवहारिक उनमें से 3 बहुत विद्वान थे, पर वे व्यवहारिक ज्ञान की दृष्टि से एकदम कोरे थे। चौथा मित्र पढ़ा लिखा तो कम था, पर वो व्यवहारिक ज्ञान में माहिर था।
एक बार चारों मित्र अपना अपना भाग्य आजमाने राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल आया। वहाँ उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियाँ दिखाई दी। उनमें से एक व्यक्ति ने उन हड्डियों का निरीक्षण करते हुए कहा, ये हड्डियाँ किस शेर की हैं? इन हड्डियों का एकत्र कर मैं अपनी विद्या से मरे हुए शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूँ। दूसरे विद्वान ने कहा, मैं अपने ज्ञान के बल से उस कंकाल पर मांस चढ़ाकर एवं रक्त से भरकर उसे खाल से ढक सकता हूँ। तीसरे विद्वान ने कहा, मैं अपनी विद्या से इस निर्जीव प्राणी को जीवित कर सकता हूँ। व्यावहारिक ज्ञान में माहिर चौथे मित्र को अपने तीनों मित्रों की बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने विद्वान मित्रों को सावधान करते हुए कहा कि मित्रों, शेर को जीवित करना खतरे से खाली नहीं होगा। यह सुनकर पहले विद्वान ने कहा, अरे यह तो मूर्ख है, इस बेवकूफ़ को हमारे ज्ञान से ईर्ष्या हो रही है। दोनों विद्वान मित्रों ने भी उसका समर्थन किया। यह देखकर वह समझदार व्यक्ति दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। तीनों विद्वान मित्रों ने अपने आप ज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले विद्वान ने सारी हड्डियां एकत्र कर उसका कंकाल तैयार किया। दूसरे विद्वान ने कंकाल पर मांस चढ़ाकर वे रक्त से भरकर उसे खाद से ढक दिया। तीसरे ने अपनी विद्या का प्रयोग कर उस निर्जीव शेर में जान डाल दी। जान आते ही शेर दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया और तीनों पर टूट पड़ा। तीनों विद्वान वहीं ढेर हो गए। व्यवहारिक ज्ञान एवं सूझबूझ के कारण चौथे मित्र की जान बच गई। शिक्षा ज्ञान का अव्यावहारिक उपयोग बड़ा ही खतरनाक होता है। कहानी है एक कहानी है एक पिपहरी वाला और गांव के लोग। क्या है कहानी? तो पिपहरी वाला और गांव के लोग क्या कहते हैं इस कहानी में? कहते हैं कि एक गांव में हजारों चूहे थे। गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चूहे ना हो। ये चूहे ढेरों अनाज खा जाते थे। घर का सामान, कपड़े, कागज पत्र सब कुछ वे कुतर डालते थे। चूहे के कारण गांव के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। वे किसी तरह चूहे से छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन पिपहरी वाला उस गांव में आया। उसने देखा कि गांव के लोग मूसों से त्रस्त हैं। अतः उसने गांव के लोगों से कहा, मैं गांव के सारे चूहों को खत्म कर दूंगा, पर इसके लिए तुम लोगों के लिए मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। गांव वाले ने पिपहरी वाले को 5,000 रुपये देने मंजूर कर लिया। पिपहरी वाला मधुर स्वर में अपनी पिपहरी बजाने लगा। पिपहरी की आवाज़ सुनकर सभी चूहे घरों, दुकानों, गोदामों तथा खेतों खलिहानों से निकलकर दौड़ते हुए रास्ते पर आ गए। वे पिपहरी की आवाज़ सुनकर नाचने लगे। पिपहरी बजाने वाला नदी की ओर चल पड़ा। चूहे चूहे भी नाचते नाचते उसके पीछे चल पड़े। वह नदी के पानी में उतर गया। उसके पीछे चूहे भी पानी में कूद गए। इस तरह सारे चूहे पानी में कूदकर मर गए। इसके बाद पिपहरी वाला गांव में लौटा। उसने गांव वाले से अपने 5,000 रुपये मांगे, पर गांव वाले ने पैसे देने से इनकार कर दिया। पिपहरी वाले ने कहा, तुम तो लोग बेईमान हो जा रहे। अब मैं फिर से पिपहरी बजा रहा हूँ। इस बार तुम लोगों को 5,000 के बजाय 10,000 देने पड़ेंगे। उसने पहले से भी मधुर पिपहरी बजानी शुरू की। पिपहरी की आवाज़ सुनकर गांव के सारे बच्चे रास्ते पर आ गए और मस्त होकर नाचने लगे। पिपहरी वाला पिपहरी बजाता रहा। बच्चे मस्ती से नाचते रहे। बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। गांव के लोग न पिपहरी वाले को पिपहरी बजाने से रोक सके और न ही बच्चे को नाचने से। गांव के लोगों को लगा कि चूहे की तरह उनको बच्चों के भी नाचते नाचते प्राण न निकल जाएं। उन्हें अब पिपहरी वाले को पैसा न देने का बड़ा पछतावा हुआ। आखिरकार गांव वाले ने पिपहरी वाले को विनती की, ये रहे तुम्हारे 10,000 रुपये, अपने पैसे लो और पिपहरी बजाना बंद करो। पिपहरी वाले ने पिपहरी बजाना बंद कर दिया। पैसे अब अपनी जेब में डालकर वहाँ गाँव से चला पड़ा। पिपहरी की आवाज़ बंद होते ही बच्चों ने नाचना बंद कर दिया। वे अपने 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 घर लौट गए। यहाँ के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। शिक्षा बेईमानी की सज़ा हमेशा बहुत भारी भारी होती है। कहानी है पुण्यात्मा बाघ की। किसी तो पुण्यात्मा बाघ की कहानी है ये। कहते हैं एक जंगल में एक बाघ रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसमें अब पहले वाली ताकत और फुर्ती नहीं रह गई थी। उसने सोचा, अब
हाँ, कहाँ थे? तो एक जंगल में एक बाघ रहता, वो बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसमें अब पहले वाली ताकत और फुर्ती न रह गई थी। तो उसने सोचा अब मैं शिकार कर नहीं सकता, इसलिए पेट भरने के लिए मुझे कोई अन्य उपाय करना होगा। बहुत सोचने विचारने के बाद उस बाघ को ये कोई युक्ति सूझी। उसने घोषणा की, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं अपनी बाकी ज़िंदगी पुण्य कर्मों में लगाऊँगा। अब से मैं घास और फल खाकर अपना गुज़ारा करूँगा और निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करूँगा। देखिए, जंगल के पशु पक्षियों को मुझसे डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भोले भाले जानवर बाघ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। वे कहने लगे, कितना महान संत है यह, हमें चलकर इसके दर्शन करने चाहिए। इस प्रकार हर रोज कुछ जानवर बाघ के दर्शन के लिए उसकी गुफा में जाने लगा। बाघ इन भोलेनाथ जानवरों को देखते ही उन पर टूट पड़ता और उन्हें मारकर खा जाता। इस प्रकार बूढ़ा बाघ आराम से अपना पेट भरने लगा। एक दिन एक लोमड़ी को इस पुण्यात्मा बाघ के बारे में जानकारी मिली। उसे मन ही मन कहा कि मैं बाघ की बातों पर विश्वास नहीं करता है। बाघ भला घास और फल खाकर कैसे जिंदा रह सकता है? मैं खुद जाऊंगी और सच्चा पता कर लगा कर रहूंगी। दूसरे दिन लोमड़ी बाघ की गुफा में पहुंचे। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वहीं ठिठक गए। वहां जमीन पर गुफा में गए हुए जानवरों के पंजे एवं खुरों के निशान पड़े हुए थे। कहानी है यह प्यासा कौवा किसकी, तो प्यासा कौवा की। गर्मियों के दिन थे, एक कौवा बहुत ही प्यासा था। उसका गला सूख रहा था। वह इधर उधर उड़ता हुआ पानी की तलाश कर रहा था, पर उससे कभी पानी नहीं दिखाई दिया। तभी जलाशय सूख गए थे। अंत में कोए को अंत में कोए को एक मकान के पास एक घड़ा दिखाई दिया। वह घड़े के पास गया, उसमें झांक कर देखा, वो घड़े में थोड़ा सा पानी था, पर उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। उसने अचानक से एक उपाय से वह जमीन से एक एक कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे घड़े का पानी ऊपर आने लगा। अब वह कुएं की चोंच पानी तक पहुंच सकती थी। कुएं ने जी भर कर पानी पिया और खुशी से काँव 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 करता उड़ गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जहाँ चाह है वहीं राह है। कहानी किसकी है अभी? एक कहानी है कि ग्रामीण चूहा और शहरी चूहा में हम लोग देखते हैं अंतर क्या होता है। कहानी इसी की है कि ग्रामीण चूहा और शहरी चूहा में अंतर, मतलब कि कहानी है ये। एक ग्रामीण चूहा था, वह खेत में रहता था। एक शहरी चूहा उसका मित्र, वह शहर में रहता था। एक दिन ग्रामीण चूहे ने शहरी कुत्ते चूहे को खाने पर आमंत्रित किया। तो उसने अपने शहरी मेहमान की मीठे मीठे बेर, मूंगफली के दाने तथा कंदमूल खाने को दिए, पर शहरी चूहे को गांव का सादा भोजन पसंद नहीं आया। उसने ग्रामीण के चूहे से कहा, भाई सच बात कहूँ, तुम्हारा यह देसी खाना मुझे पसंद नहीं आया। यह तो बड़ा घटिया किस्म का खाना, इसमें कोई स्वाद भी नहीं है। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें पता चलेगा कि बढ़िया खाना कैसा होता है। ग्रामीण चूहे ने शहरी चूहे का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। एक दिन वह शहर गया। उसके शहरी मित्र ने उसे अंजीर, खजूर, शहद, बिस्कुट, पावरोटी, मुरब्बा आदि खाने को दिया। भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट था, लेकिन शहर में वे दोनों चैन से भोजन नहीं कर पाए। वहाँ बार बार एक बिल्ली आ जाती। चूहों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता। शहरी चूहे का बिल भी बहुत छोटा और सकरा था। कितनी दुखी जीवन है तुम्हारा भाई। ग्रामीण चूहे ने शहरी चूहे से कहा, मैं तो घर लौट जाता है, वहाँ मैं कम से कम शांतिपूर्वक खाना तो खा सकता हूँ। खेत में अपने स्थान पर वापस लौटने पर ग्रामीण चूहे की बड़ी प्रसन्नता हुई। सीखा, शांति और निर्भयता में ही सच्चा सुख है। ये कहानी एक किसान और एक जादुई बत्तख की। एक किसान के पास एक जादुई बत्तख थी। वह रोज एक सोने का अंडा देती थी। वह हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। किसान सोने के अंडे को सोना देते किसान सोने के अंडे को बाजार में भेज देता था। इससे सोने के अंडे को इससे उससे इस- इससे उससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में किसान अमीर हो गया। उसने एक विशाल मकान बनाया। इसमें वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ आनंद से रहने लगा। बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन किसान ने सोचा, यदि मैं इस बत्तख के शरीर से सारे अंडे निकाल लूँ तो मालो माल हो जाऊंगा। किसान ने एक बड़ा चाकू लिया और बत्तख का पेट चीर डाला, परंतु बत्तख के पेट में से उसे एक भी अंडा नहीं मिला। किसान को अपनी गलती पर बड़ा दुख हुआ। वह पछताने लगा कि उसकी हालत पर पागलों जैसी हो गई।
बत्तख मरी गई थी, उसे बत्तख से रोज एक सोने का अंडा मिलता था, अब उसे नहीं मिल सकता। शिक्षा मिलती है इससे कि लालच बुरी बला है।